हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ। यकीन मानो आज के बाद इलेक्ट्रिकल तुम्हें इतना आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो इतना बेहतरीन, जितना जो अभी तुम्हें दिक्कत आ रही थी ना, रेजिस्टेंस निकालने में जितनी समस्या थी, ये वाला सिस्टम ऐसे खींचो, वहाँ से खींचो, ऐसा करो वैसा करो, सारी समस्या आज दूर होने वाली है। इतना जान लो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत हद तक मज़ा आने वाला है। इस टॉपिक के बाद तुम्हें इतना, इस टॉपिक से इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा जैसे क्या बताऊँ। तो चलो हम बात करने वाले हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। बहुत आसान है। देखो, जो ओम्स लॉ होते हैं, ओम्स लॉ है जो बहुत सिंपल सिंपल सर्किट के लिए है। अगर सर्किट हो जाए कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करा जाता है किरचॉफ लॉ। हम ये भी कह सकते हैं किरचॉफ लॉ तुम हर जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसे कुछ ना कुछ लिमिटेशन और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ अपन को नहीं जाना। 12th क्लास तक अपन को ये समझना है कि किरचॉफ लॉ अपने लिए बेस्ट है। क्या समझे? किरचॉफ लॉ अपने लिए बेस्ट है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। हमारे पास दो लॉ हैं और दो लॉ से तुम्हारा इतना बेहतरीन मज़ा आएगा ना। एक पहला लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल होता है, और दूसरा जो है वो किरचॉफ सेकंड लॉ है। दोनों हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम चीज़ें समझ लें जो बेसिक बेसिक तुम्हें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नेटवर्क। आखिरकार कहीं नेटवर्क अगर तुम्हें सुनने को मिले तो सोच लेना कि एक प्रकार के सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। जंक्शन। जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां दो से ज़्यादा वायर एक साथ मिलते हैं, ये जंक्शन हो गया है। वैसे हिंदी में जंक्शन क्या बोलते हैं? चौराहा। जहाँ दो से दो राहें मिलती हैं। अब देखो, लूप या मैश, ये भी तुम्हें काफ़ी सुनने को मिल जाएगा। ये सोच लो कि ये है क्लोज्ड लूप, या फिर बोल दे तो क्लोज्ड सर्किट। जैसे देखो, सिंपल सा सर्किट बनाते हैं, सिंपल सा एक मैश बनाते हैं। देखो, एक क्या है, एक लूप है एक प्रकार का। अगर पढ़ोगे तो बहुत बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, यकीन मानो। और कहीं तुम्हें सुनने को मिलेगा ब्रांच। ब्रांच तो वही है यार कि जो हिंदी में हम इंग्लिश से पढ़ते हैं कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बटे, वो ब्रांच है। तो आखिरकार हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो बेसिकली डिपेंड है किस पे? करंट के ऊपर। तो आखिरकार क्या लिखूँ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन जो लिख लो। तो किरचॉफ लॉ आखिरकार क्या कहता है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। समझ में नहीं आई बात? कोई बात नहीं। सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो को पहली बात मैं बता दूं कि तुम जिंदगी में शायद पहली बार एक किरचॉफ लॉ सुन रहे होगे। तो आखिरकार ये पहली बार में दिमाग में इतने अच्छे से सेट नहीं होता है। तो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि आखिरकार पहले बार में ही बहुत अच्छा फील आ जाना चाहिए। देखो, हम इसलिए इस लॉ को थोड़े दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, इस तरीके समझो कि जो तुम्हारे पास करंट है उसको हम मानेंगे क्या? वाटर। क्या है? वाटर है। जैसे देखो, एक नाली तुम्हारे पास ये है, एक नाली ये है, और एक नाली ये है। इसमें से 10 लीटर पानी आ रहा है, इसमें से 5 लीटर आ रहा है, इसमें से 7 लीटर आ रहा है। तो अगर मैं पूछूँ इसमें से कितना लीटर पानी जाएगा, तो मुझे इसमें बेसिक सी बात है कि 10 यहाँ है, 5 यहाँ, 7 यहाँ है, तो 22 लीटर जाएगा। सिंपल सी कहानी है कि नहीं? हम देखो, हमें मान के चलते हैं कि आखिरकार यहाँ ना कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ना ही कोई पानी कहीं गायब हो रहा है। यही कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। और इस चीज़ को दूसरे भी कह सकते हैं कि इस जंक्शन पे ना ही चार्ज ना ही करंट एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा, एक्यूमुलेट।
ना ही एक्यूमुलेट हो रहा है ना ही जनरेट हो रहा है। तो अगर मान लो यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है करंट, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो पता है यहाँ से कितना एम्पियर जाएगा? यहाँ से जाएगा 4 एम्पियर। इस चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से समझ जाना। तो आखिरकार इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट एग्जिट हो रहा है। देखो समझ रहे कि नहीं? जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ उस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये 2 जंक्शन हैं, एक ऐसे ऐसे, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, तो बताओ यहाँ से कितना जाएगा? तुम कहोगे आया कितना है? तुम कहोगे 3 + 8, तुम कहोगे आया 3 + 5 8 हो गया है। 8 = 2 और इसको मान लेते हैं i, 2 + i, तो i की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अगर इस जंक्शन में से 2 जा रहा है तो इस जंक्शन इस लाइन में से 6 जाएगा। सिंपल सी कहानी का, यहाँ से 3 लीटर पानी आ रहा है, यहाँ से 5 लीटर पानी आ रहा है, तो अगर यहाँ से 2 लीटर पानी जा रहा है तो यहाँ से 6 लीटर ही पानी जाएगा। बेसिक सिंपल सी बात। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले मतलब दिमाग में हलचल मची होगी कि आखिरकार ये लॉ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आखिरकार ये कैसे हो रहा है? तो मैं कहूँगा कि ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अब तुम कहोगे भैया आखिरकार यहाँ बात तो हो रही है करंट की, लेकिन आपने चार्ज की बात कैसे कर दी है? तो हम कहूँगा बेटू, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, चार्ज बेसिकली क्या है? करंट क्या है बेसिकली? चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब चार्ज के फ्लो होने की स्पीड ही को तो करंट कहते हैं। तो इतनी सिंपल सी बात हो गई है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या हो गए हम, इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखो, जैसे अब कहीं कहीं तुमने इस तरीके से दिया होगा कि समेशन ऑफ करंट एट आ जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है, अब तुम इसका मतलब समझो। जैसे मान लो जंक्शन है ए, देखो जो टूवर्ड जंक्शन वाले को हम पॉजिटिव करंट मानेंगे, हैं? टूवर्ड मतलब जो इस साइड को जा रहा है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो जंक्शन से दूर को जाए उसे हम नेगेटिव मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि जैसे देखो हम कहेंगे इस जगह चार्ज कितना है, तुम कहोगे I1 आया, I2 आया और I3 I4 चला गया इक्वल टू 0। जैसे अगर मुझे पता है कि बेसिक से समझ में नहीं आया होगा, पता है, घबरा नहीं। देखो हम मान के चलते हैं कि ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो ये बात करके नहीं, इसे मान लो 7 एम्पियर करते हैं। 7 एम्पियर हो गया है, 2 एम्पियर हो गया है, मतलब 7 + 2 मतलब 7 एम्पियर और 2 एम्पियर एंटर कर रहा है। यहाँ से निकला 5 एम्पियर और यहाँ से निकला 4 एम्पियर। तुम कहोगे 5 - 4, देखो ओवरऑल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0। बेसिक से यही लॉ कहता है। और इस लॉ को बहुत ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत काम का है। इतना काम का कि तुम्हारी हर चीज़ यहाँ आसान कर दी जाएगी। तो अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके समझ सकते हैं कि I1 और I2 कौन से करंट है? एंटरिंग करंट है। I3 और I4 क्या है? एग्जिट करंट है। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि एंटरिंग करंट इज इक्वल टू एग्जिट करंट। क्या समझे? और अगर इसी को हम चार्ज के फॉर्म में देखते हैं तो चार्ज को कैसे कर दोगे कि Q1/T, Q2/T इक्वल टू Q3/T और Q4/T। टाइम तो सबके बराबर है, तो हम टाइम कॉमन लेके सबको कैंसिल कर देंगे। क्या हो जाएगा? Q1 + Q2 इक्वल टू Q3 + Q4। मतलब एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू एग्जिट चार्ज। मतलब जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज निकलेगा, उसके सम के बराबर। इस चीज़ का यही मतलब है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकमिंग
चार्ज इज इक्वल टू आउट गोइंग चार्ज, यहाँ पे कह सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ये बेसिक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम बात करते हैं किसके, और आखिर का तुम्हें समझ में आ गया किस पे बेस्ड है? ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर तुम्हें समझ में आ गया कि चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट, या फिर देखो एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा होना, या फिर ओरिजिनेट। देखो मेरी इंग्लिश पे और हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि मेरी दोनों ही ख़राब हैं। जैसे भारत की स्थिति, भारत की गरीबी और हमारी इंग्लिश और हैंड राइटिंग कभी सही नहीं हो सकती है, समझा कि नहीं? तो इसी लॉ से कहता है कि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज एग्जिट करेगा। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, जिसका नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ। अगर पहली देखो बेसिकली लॉ बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी में जब हम लोग पहली बार सुनते हैं और इतना कहते हैं कि इतना आसान भी है, तो हम इस लॉ को देख के घबरा जाते हैं। देखो किरचॉफ लॉ बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं लूप रूल भी बोलते हैं, बहुत काम का है। सबसे आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसके हम सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा किरचॉफ का सेकंड लॉ। सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। मुझे पता है लाइन का मतलब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो बच्चे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे लेक्चर, उनको ये सारी बातें धीमे धीमे सब समझ में आएंगी, देखना। और या फिर इसी चीज़ को कह सकते हैं अल्जेब्रिक सम ऑफ ई एफ इन एनी लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। देखो कोई बात नहीं, घबरा रहे हैं, मैं कहूँगा तुम्हें ये चीज़ नहीं पता, कोई बात नहीं। इसी को मैथमेटिकल ऐसे कहते हैं कि समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, या फिर EMF इक्वल टू सम ऑफ IR। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसे मैथमेटिकल लिख के ऐसे शांत हो जाना। मैं कहूँगा बेटा, जब हम सेल पढ़ रहे थे वो वाला तो लेक्चर याद है? तुम कहोगे हाँ भैया याद है। तो बेसिकली देखो, ये था सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, और ये लगा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये R था, ये छोटा r था, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। इसी चीज़ को हमने कैसे बनवाया था? हमने बनाया था कि इसको बनाओ ऐसे, देखो इसी तरीके से बनाया था कि नहीं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स R और R। हमने तुम्हें अगर याद हो तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 मान लिया था हमने, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया था V2। तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और अगर हम इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो, यही सेम टू सेम लॉ कह रहा है, यही सेम टू सेम लॉ कह रहा है। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसको नाम दे दो A पॉइंट। यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पता है कितना वोल्टेज है? यहाँ पोटेंशियल है इतना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पोटेंशियल एट A दिस, यहाँ से जब यहाँ पार गए तो हो जाएगा माइनस V1, यहाँ से यहाँ गए तो हो जाएगा माइनस V2, और घूम के देखो यहाँ आ गए, यहाँ मान के चलते हैं जीरो, तो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। यही हुआ कि नहीं हुआ? मुझे पता है ये भी समझ में नहीं आया, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान नहीं हो, क्वेश्चन कराएंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि इतना भी मतलब आसान है, घबराना नहीं है। बेसिक इतना था कि इस तरीके से समझो। अब चलो इसका हम दूसरा वाला भी तरीका बता देते हैं। जैसे देखो, अब इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं। देखो अभी मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, अभी मैं कठिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम इससे परेशान ना हो जाना। सारे कठिन क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें बहुत बिल्कुल तुम्हें PhD करा दूंगा भाई, यकीन मानो। देखो
इसको इस तरीके से समझना है कि इस पे बात करते हो हमें, इस पे अपन बात कर चुके हैं क्योंकि समिनेशन ऑफ डेल वोल्टेज इक्वल टू 0 हो गया है। कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ नहीं, क्योंकि अभी जब और अच्छा फॉर्मेशन हो तब मजा आएगा। इस पे बात करते हैं, इसी पे आते हैं दोबारा। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, तुमने कहा था आई आर प्लस आई आर, यही बात हुई थी कि नहीं? सेम टू सेम यही कहानी ये कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। मतलब मैं अभी इतना कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इसमें कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। इसलिए किरचॉफ लॉ देख के तुम्हें घबराना नहीं है। नाम नया है लेकिन कुछ नया नहीं है इसमें, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं? बच्चे इसका पहली बार जब नाम सुनते घबरा जाते कि आखिर कह रहा है इतना कठिन लॉ, और इस तरीके से बताया जाता है कि बच्चे उसे रियली में नहीं समझ पाते, इसलिए दिक्कत आती है। बहुत आसान समझेंगे, देखो अपन समझ लिया कि नहीं? अब कुछ बातें तुम्हें याद रखनी है। देखो कि जैसे मान लो अगर तुम बैटरी ऐसी है, क्या है बैटरी, ए नेगेटिव टर्मिनल, ए पॉजिटिव टर्मिनल। अगर तुम इस डायरेक्शन में जाते हो, कैसे जाते हो? इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेना वो लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव। जैसे मान लो हमने यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया था, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो अगर ये डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से समझना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव। अगर देखो तुम ऐसे एंटर करते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाते हो, तो तुम्हें लेना है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज है। और अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव को जाते हो तो तुम्हें लेना है क्या? नेगेटिव का। देखो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब हम कहते हैं कि इसमें हो रही है बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ बैटरी क्या कर रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है कि वोल्टेज इंक्रीमेंट करेगी। जब तुम पॉजिटिव से नेगेटिव करते हो तो बैटरी क्या होती है? चार्ज। तो यहाँ बैटरी क्या करती है? सप्लाई, एनर्जी सप्लाई लेती है, इसलिए नेगेटिव आता है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा आखिरकार ये लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे कि देखो जो लॉ है तुम्हारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ, ये है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आखिरकार तुम कहोगे यार इसमें बड़ा, फिर आपने कर दिया दिक्कत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तुम कहोगे इसमें आखिरकार किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा? मैं कहूँगा यार बेसिकली तुम परेशान काहे को हो रहे हो। बेसिकली वोल्टेज पे है, तो वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। अगर कहीं लिखा है 10 वोल्ट, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? 10 जूल वर्क किया गया है 1 कूलम चार्ज को लाने में। तो बेसिकली तुम क्या कह सकते हो कि वोल्टेज हो एक प्रकार से वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है। और अगर हम दूसरा, देखो ये तो मैंने अपने दिमाग से सेट करने के लिए था, दूसरा अगर सुनाते हैं, तुम एक चीज़ तो जानते हो ना, क्या जानते हो? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है? क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है? और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कहा जाता है कि, देखो दोबारा सुनना, कि देखो एक प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कहला जाता है कि टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल वर्क डन की वैल्यू इन क्लोज्ड पाथ 0 होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी इस कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं तुम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक तुम्हें बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं आगे? एक बात तो तुम्हें याद रखनी है कि देखो रेजिस्टेंस, जैसे मान लो तुम ऐसे जा रहे हो,
क्या जा रहे हो, इससे जा रहे हो। मान के चलते हैं कि इसमें से करंट का डायरेक्शन आई इस तरीके से है, क्या है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और तुमने लूप का डायरेक्शन लिया ऐसा, क्या लिया ऐसा, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू लोगे वो लोगे प्लस आई आर, या फिर कह सकते हैं कि आई आर। कन्फर्म, अभी सब क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा समझ, घबराने वाली बात नहीं है। और जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस इस तरीके से है, और इसमें यहाँ नेगेटिव लेंगे हम, कि अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तुम मूव करते हो तो हम वैल्यू लेते हैं क्या, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव लोगे तुम आई आर, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है और तुम्हारे लूप का डायरेक्शन ऐसा, तो हम नेगेटिव लेंगे। और अगर मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसा है और तुम्हारे लूप का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू लेते हैं हम पॉजिटिव। सब कराएंगे, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी हमने पहला लॉ पढ़ा ना, जो पहला लॉ देखो ये रहा, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, KCL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KCL। किसका, इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ। क्योंकि बेसिकली यहाँ किसकी बात करी जा रही है, करंट की बात करी, इसलिए बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और जबकि इसको बोलते हैं KBL। क्या बोलते हैं, दोबारा सुनो, KBL, केंद्रीय विद्यालय के लड़के, इसे बोलते हैं किरचॉफ, यहाँ वोल्टेज की बात कर रही है नहीं, वोल्टेज लॉ। तो इसका मतलब है किरचॉफ के एक लॉ में करंट के बारे में बात करते हैं, दूसरे लॉ में हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। और दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं से सब कुछ काम हो जाता है। और पहला जो लॉ है, जो करंट लॉ है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड, और दूसरा जो किरचॉफ है वो डिपेंड किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इस तरीके से अपन ने समझ लिया है। अब इस क्वेश्चन को, इसको समझेंगे हम एक क्वेश्चन के हेल्प से। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हेल्प से। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं और थोड़ी, देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आ रहा है, एक बात ऐसा है, एक बात ऐसा है। देखो ये बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ मान के चलते हैं वोल्टेज है BA, यहाँ वोल्टेज है BB, यहाँ वोल्टेज है BC, इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कौन सा, KCL। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा समझने में हेल्प करेगा, मतलब अच्छा लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिकली तुम्हारे लेवल तक शायद बताया नहीं जाता है। इंजीनियरिंग में तो कराते हैं बहुत बिंदास तरीके से, आखिरकार इसी से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो हम क्या जानते हैं कि एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू एग्जिट करंट। तो एंटर कर रहा है कितने से, 2 एम्पियर से। अब बताओ एग्जिट करंट तुम कैसे लिखोगे, दिमाग कहीं लगाना है कि नहीं, कुछ नहीं। देखो एग्जिट करंट पता कैसे लिखोगे, BA माइनस BC अपॉन R2। बेसिकली इसके अक्रॉस हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप है B2 और इसके अक्रॉस है पोटेंशियल ड्रॉप B1। तो और हम क्या जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन R। मतलब करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इस टर्मिनल का हो गया कि नहीं, इसके लिए हो गया है। अब लिखेंगे हम इसके लिए प्लस BA माइनस BB अपॉन R1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो इसी चीज़ को लिखें 2 इक्वल टू B2 अपॉन R2 अपॉन B1 प्लस R1। ये बहुत काम का है, यहाँ कहीं स्टार बना के इस हाथों पे लिखवा लेना, टैटू करा लेना। सही कह रहा हूँ, बहुत ये मुझे बहुत मस्त लगा था।
अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। कोई रॉकेट मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें याद ही रखना है, लेकिन धीमे धीमे इसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा तुम्हें। कहानी तो सुन चुके हैं हम बहुत ज़्यादा। अब हम एक करते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिया है CBSE सैम्पल पेपर से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट दिया है। सर्किट कितना भी कठिन है, सबसे पहले वाली बात ये रखनी कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्वेश्चन करते रहें, फिजिक्स लगाते रहें, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। चाहे तुम्हें केमिस्ट्री में दिक्कत आए तब भी तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी, चाहे तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत आए तब भी तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आएगी तुम्हें वीडियो यहाँ मिल जाएंगी। ये मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। एक चीज़ तुम्हें बता दें कि तुम कैसा भी लूप ले सकते हो, क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, जैसा तुम्हें लेना है वैसा तुम फ्री हो। और बात करते हैं बैटरी के ऊपर कि तुम किसी भी बैटरी को मेन बैटरी मान सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो सर्किट है उसमें तुम एक ही को मेन बैटरी मानना। अगर ज़्यादा लोगों को मानोगे तो दिक्कत कर दोगे। एक सर्किट मतलब एक मेन बैटरी होगी, बाकी जो अदर उन बैटरी से मतलब नहीं है कि एनर्जी दे रही हैं ले रही हैं, क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें एक बैटरी से करंट निकालना, बाकी सब हम क्वेश्चन करते जाएंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ इंप्लीमेंट कराने वाले हैं, KCL और KVL दोनों। तो बेसिकली तुम इसको भी मेन बैटरी मान सकते हो और इसको भी मेन बैटरी मान सकते हो, लेकिन जनरली जो मान के चलते हैं वो हम मान के चलते हैं कि जो बड़ी बैटरी होती है बिग, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, उसे हम मेन बैटरी मान के चलते हैं। तो हमने क्या मान लिया, हमने 12 वोल्ट वाली बैटरी को मेन बैटरी मान लिया है। क्या समझे? मेन बैटरी, मेन बैटरी का मतलब होता है कि यहाँ से करंट निकल रहा है। क्या समझे? मेन बैटरी का कहने का मतलब होता है कि इस वाली बैटरी से करंट ओरिजिनेट हो रहा है। समझे कि नहीं? तो बस हम ये नंबरिंग कर लेते हैं, A B C D और E और F। अब तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि तुम क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं कि इस वाली से निकल रहा है करंट I1। कितना करंट निकल रहा है? I1 निकल रहा है। पहली बात याद रखना, किरचॉफ लॉ में अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे पूरा किरचॉफ लॉ बिगड़ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे करते जाना। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेंगे ऐसा लूप। देखो हम लूप लेके चल रहे ऐसा, कैसा लेके चल रहा है? ऐसा लूप। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया है? ये हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहला लूप ले रहे हैं, पहला लूप A B C D A, A B C D A। देखो जैसे ही जंक्शन आए वैसे ही, देखो यहाँ से करंट I1 निकला, जैसे ही जंक्शन आए वैसे तुम्हें दिमाग लगाना है। जैसे मान के चलते हम है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ से निकला, कितना निकला? हमने मान के चला कि 15 एम्पियर करंट निकला है। मान के चल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं हम। अभी वहाँ और कुछ भी आएगी अपन को उससे मतलब नहीं है। हम अभी बार बार तुम्हें बता रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं। नहीं कोई कहेगा नहीं भैया आपने इतनी बताई थी, वैल्यू और कुछ आ रही है, इसलिए मान के चल रहे हैं। देखो यहाँ से I1 करंट आ रहा है, 2 जंक्शन निकले हैं, कुछ करंट यहाँ से जाएगा और कुछ करंट यहाँ से जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ से पानी आ रहा है तो कुछ पानी यहाँ जाएगा और कुछ पानी यहाँ जाएगा। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो तो हमने क्या माना कि यहाँ करंट गया I2 और यहाँ करंट गया I3। कन्फर्म है? इतनी सिंपल सी बात तुमने समझ में आ जानी चाहिए। तो आखिरकार ये लूप क्या हो जाएगा कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। देखो तो हम क्या मान के चलते हैं,
देखो यहाँ आखिरकार हमने क्या लगाया, यहाँ लगाया हमने करंट लॉ वाला, और यहाँ लगाने वाले हैं हम लूप लॉ। तो हमने कहा कि यहाँ से निकली इक्वल टू इसके अक्रॉस 4 इंटू I2, फिर यहाँ आया है करंट ऐसे ही जा रहा है, और 2 इंटू I2 पहली इक्वेशन। क्या समझे? नहीं सॉरी, यहाँ करंट होगा, यहाँ होगा I1। क्यों? क्योंकि देखो जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट इस बैटरी में एंटर भी करना चाहिए। तो देखो I2 यहाँ तक आया, I2, ये I3 दोबारा यहाँ से जाके यहाँ दोबारा I2 प्लस I3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो I2 प्लस I3 I1 बन जाएगा। एक इक्वेशन हो गई है। अब तुम्हारे पास है दूसरा लूप लेने की, कि अब दूसरा लूप तुम कैसे लेते हो। तो हम मान के चलते हैं कि हम अब लूप लेते हैं यहाँ से, ऐसा ए वाला लूप। क्या समझे? ए वाला लूप ले रहे हैं हम। तो देखो लूप नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट करते हैं? D F E C D, कन्फर्म है। यहाँ से निकला 12 इक्वल टू, हमने क्या कहा था कि ये जो बैटरी है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बैटरी अब ये बैटरी रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगी। समझ रहे कि नहीं? अगर देखो सुनो, अगर बैटरी की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती, इस तरीके से, तो यहाँ लिखते हैं हम -6। लेकिन ये बैटरी कैसे हो रही है? बैटरी हो रही कुछ इस तरीके से, इस लिखेंगे इसको +6 का, फिर प्लस यहाँ देखो I3 है, यहाँ I3 इंटू 1, फिर यहाँ दोबारा चले जाओ प्लस 2I1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? I1, I2 और I3। हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन ये भी है। देखो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो जहाँ जहाँ I3 है वहाँ क्या कर दो? I1 माइनस I2, क्योंकि तो इसको इस साइड लिया तो ये बन जाएगा I3 इक्वल टू I1 माइनस I2। तो क्या हो गया है? 12 6 प्लस I1 माइनस I2 प्लस 12 2I1। ये दूसरी इक्वेशन है। इसको यहाँ लाओगे 6 3I1 माइनस I2। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये रही है और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये रही है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर 12। इसको सॉल्व करोगे 6 2I2 प्लस I1 6 माइनस I2 प्लस 3I1। करो सॉल्व। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 2 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 2I2 प्लस 6I1 6 माइनस 2I2 प्लस I1। घटाओ ज़रा, मतलब अब दोनों को जोड़ दो ना। 18 0 7I1। I1 की वैल्यू कितनी आई है? 18/7। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक लगा कि कुछ कठिन है अपने लिए? कुछ लगा कठिन के कठिन हो सकता था? नहीं हो सकता था। अब तुमने I1 निकाल लिया है, तो तुम I2 आराम से निकाल सकते हो। I2 कैसे निकाल दो? किसी भी इक्वेशन रख दो। 6 इक्वल टू 3 इंटू 18/7
माइनस आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 3, 24 2 54 माइनस 742 अपॉन 7 12/7। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने पास I2 की वैल्यू क्या आ गई है 12/7। अब बात करते हैं I3 निकालना है। I3 के लिए इक्वेशन रही है, तो I3 इक्वल टू क्या होता है I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू बोलो। I1 की वैल्यू है 18/7 माइनस I2 को 12/7, 6/7। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। मतलब हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, I2 I3 आ गई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक बात समझ में आ गई होगी। देखो एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, किरचॉफ लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो में अपन उतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी। ये ना सोचना है कि लास्ट है, ये तो बेसिक स्टार्टिंग है। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। लेकिन मैं तुम्हें कुछ एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने ए वाला लूप लिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने ए वाला लूप ले, आपने पूरा लूप ले लिया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। आपने ए वाला लूप क्यों नहीं लिया? हम कहेंगे लेके दिखाएंगे, घबराओ नहीं। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बातें इस तरीके से याद रखना है कि जैसे मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से है, यहाँ लगाया है इस तरीके से, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। देखो इसका मेन मैं यहाँ लॉजिक समझाता हूँ कि हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ वोल्टेज है बी ए। तो हम मान के चलते हैं कि बी ए कन्फर्म। और इस डायरेक्शन में ऐसा लूप ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन से करंट निकल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इक्वल टू में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसमें से मान लो करंट जा रहा है आई, तो 4I। फिर हम लिखते हैं 2I, और फिर यहाँ का वोल्टेज लिखना है, यहाँ लिखते हैं बी। तो हम लिख देते हैं यहाँ क्या, हम लिख देते हैं वोल्टेज बी। मेन इस तरीके से लिखते हैं। और जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं BA माइनस BB इक्वल टू 4I प्लस 2I। देखो BA माइनस BB, तो बेसिकली क्या बताता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस है पॉइंट A एंड B। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट A एंड B, उसकी वैल्यू आती है कितनी 12। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो इस लॉजिक में बहुत ध्यान देना कि हम इस पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ BA लिखते हैं, फिर से पूरा सर्किल घूमते हैं, फिर यहाँ का लिख देते हैं। समझे कि नहीं? इस पे थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है। क्या समझे? इस जो जोर देने की ज़रूरत है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ये स्टेप है इस तरीके से का, ये रही हाइट। जैसे हम यहाँ उतरे, तो जैसे मान लो कि इतनी तुम सीढ़ी उतर जाओगे, इस पे उतरे तुम और उतर गए, तो बेसिकली तुम इस जगह पे आ जाते हो। मुझे पता है ये भी बहुत डाउट्स क्लियर हो, मतलब दिमाग खा जाएगा, परेशान घबराने की नहीं। ये सबको हटाओ, ये जान लो कि यहाँ का वोल्टेज लिखो, फिर ऐसे जितना ड्रॉप होता जा रहा है वो लिखते जाओ, फिर यहाँ लिख दो जो BA माइनस BB है उसकी वैल्यू 12 है। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या समझे? इस पे बहुत समझने की ज़रूरत है। इसलिए अब देखो ये लूप हम लेके चलते हैं कि हम लूप ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम क्या BF, और यहाँ हम लेते हैं BK। तो हम लूप लेना करते हैं स्टार्ट ऐसे ले सकते, ऐसे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा तुम लूप लेना चाहो वैसे चल सकते हो। हम लेके चलते हैं कुछ ऐसा लूप। तो देखो हम पहुँचे BF पे इक्वल टू 4I2, क्योंकि जिस ड्रॉप हम दोनों डायरेक्शन सही ले रहे हैं ना, और फिर हम ऐसे लौट के आए, हम लिखेंगे माइनस I3 × 1। क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बेटा
करंट I3 जा रहा है ऐसा और हमारे लूप का डायरेक्शन है ऐसा, तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव लिया है। और फिर यहाँ लिखेंगे हम क्या, बी के। तो हम देखते हैं बी एफ माइनस बी के इक्वल टू 4I2 माइनस I3। और देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी एफ और बी के कितना है। अगर तुम बेसिक साइंस में दिमाग लगाओगे तो यहाँ वैल्यू आ रही है 6। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक देखो इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है। अब हम इसके आगे की कहानी बात करते हैं। देखो बेसिकली बी एफ माइनस बी के क्या है, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे बनाते हैं इस बैटरी को, देखो इस तरीके से, तो ए के पॉइंट है, ए एफ पॉइंट है। देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ समझो, इस चीज़ को समझो। और बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट एफ एंड के, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट एफ एंड के कितना है, 6 है। कितना है, 6। अब इसी चीज़ को देखना है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो प्रूफ करके देखना है, पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं कराएंगे। तो देखो हमने क्या देखा है, 6 इक्वल टू 4I2 माइनस I3। I2 की वैल्यू भी तुमने क्या निकाली, I2 की वैल्यू निकाली है 12/7। I3 की वैल्यू क्या निकाली है, 6/7। सॉल्व करके 12 चौक 48 माइनस 6/7 42/7 6 आता है। तो समझ में आया कि नहीं। तो मेरा मेन पर्पज समझाने की था कि तुम अगर ये 3 इक्वेशन लेते 12 इक्वल टू 4I2 प्लस 12 2I1, ये पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन लेते कि 6 इक्वल टू 3I1 माइनस I2, और तीसरी इक्वेशन अगर हम लेके चलते, ये है क्या है, 12I3 प्लस 2I1, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन तुम्हारे पास आके चल रही है 6 इक्वल टू 4I2 माइनस I3। तो इन 3 इक्वेशन की हेल्प से भी तुम वो इक्वेशन सारी सॉल्व कर सकते थे। मुझे पता है कि ये वाला टॉपिक बहुत कठिन हो चुका है यहाँ के बाद, जहाँ से हमने थोड़ा लॉजिक घुमाना स्टार्ट की वहाँ से तुम्हें परेशानी आने लगी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तुम 3 इक्वेशन तुम बना रहे हो ना, ये वाली, तुम इन 3 इक्वेशन से भी इनकी वैल्यू ला सकते थे। लेकिन हमने इस स्टेप को कम करने के लिए हमने क्या मान के चल लिया था कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा किरचॉफ लॉ बहुत लंबा है, एक वीडियो में बताऊंगा तुम्हारा दिमाग का दही और पनीर बन जाएगा। तो इसलिए एक वीडियो में इसे बहुत सारी वीडियो आएंगे, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम कराएंगे। लेकिन बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें 4 बातें याद रखनी हैं। एक तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, और एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ये याद रखना है, और एक तुम्हें किरचॉफ लॉ ये वाला याद रखना है, और एक किरचॉफ लॉ तुम्हें ये वाला याद रखना है। 4 बातें तुम्हें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो बेटा बिना हेजिटेशन के लिखो। मैं खुद मान के चल रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो हम धीमे धीमे सारी बात करेंगे। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक ही वीडियो में तुम्हारा पूरा दिमाग पका दें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक जय हिंद।